हॉकी का हमने जिक्र कर लिया, अब क्रिकेट का भी कर लेते हैं जी। शाहीनों ने आयरिशमैन्स के खिलाफ कम बैक कर लिया है। प्रोग्राम के आगाज में भी आपको बताया था, दूसरे टी20 में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। बाबर आजम ने बतौर कप्तान मुख्तसर फॉर्मेट में सबसे ज्यादा फतुहात समेट ली हैं और डबलिन में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने 194 रन का हदफ 3.1 ओवर पहले ही हासिल कर लिया। बड़ी बात है जी, हासिल कर लिया। हम तो डर गए थे, प्रोग्राम के शुरू में भी मैंने बात की। जिस तरह हमारा फॉल ऑफ विकेट हुआ, आई थिंक फर्स्ट वाज फॉलन एट 6 एंड देन 13 पे दूसरी विकेट, और बाबर आजम आउट होते हैं जब तो वैसे ही हमें लगता है कि अब तो टीम जैसे अब तो साया उठ गया ना सर से, जैसे बाप का साया उठ जाता है, बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, ऐसा होता है बाबर का। लेकिन फिर कल प्रूव किया रिजवान ने, अपना एक्सपीरियंस दिखाया। फखर जमान ने बहुत जबरदस्त अपना एक्सपीरियंस दिखाया। 75 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, 4 छक्के 7 चौके लगाए। फखर जमान ने 6 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 78 रन स्कोर किए। उन्होंने भी, उनका जो स्ट्राइक रेट था दैट्स बीन ऑलमोस्ट 200 के नज़दीक उनका स्ट्राइक रेट भी रहा। इसी तरह आजम खान की भी बड़ी एक अच्छी मीनिंगफुल इनिंग्स थी उनकी, 10 गेंदों के ऊपर 30 रन की, जिसमें ज़बरदस्त किस्म के 4 छक्के शामिल थे। सो अब बात जो करने की है, जिसमें हमने तजिया भी लेना है, वो ये है कि एक तो पहले मैच में तो हम हार ही गए, शायद ज़्यादा लाइट ले गए। फिर दूसरे मैच के अंदर जब हमने बैटिंग नहीं की, बॉलिंग करवाई, तो तकरीबन 200 रन बनवा दी और पहले में 180 182 बना पाए। ये कोई बहुत अच्छी क्या बहुत बुरी कारकर्दगी है टीम की। और वैसे तो कहते हैं ना कि जीत के सब बाप होते हैं लेकिन हार यतीम होती है, लेकिन यहाँ पे इस जीत को भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, उनका ज़रा तजिया लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सैयद मोहम्मद अवैस, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक है? ये महज मेरी फैंस वाली फीलिंग है जो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है, या टेक्निकली भी आपको लगता है कि नहीं, पाकिस्तानी टीम का और आयरिश टीम का ऐसा मुकाबला नहीं होना चाहिए था, या टी20 का फॉर्मेट ही ऐसा है कि कभी भी कोई भी ऊपर आ सकता है? क्या टेक है आपका इसके ऊपर? फैन फॉलोइंग की अगर बात करें तो ऑब्वियसली इस वक्त पाकिस्तान टीम जितना ज्यादा रडार के अंदर आपको नजर आती है, शायद ही आपको ज्यादा स्पोर्ट्स आपको नजर आ रही है। लेकिन एक चीज इमरान भी ऐसा क्रिकेटर, आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। आयरलैंड की अगर टीम की बात करूं, दे प्लेड आउट क्लास क्रिकेटर, चाहे वो मैच की बात करें, पिछले मैच की बात करें। और ये मुझे चले, मैं आयरलैंड के खिलाफ मैचेस भी खेला हूँ, मुझे आज भी याद है जब इनके पुराने कैप्टन होते थे पॉटरफील्ड, वो एक बात करते थे, एक दफा रो पड़े थे कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने कहा था कि हम लोग कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन हमें स्टेटस क्यों नहीं दिया जाता वनडे का। तब वनडे ज्यादा खेली जाती थी, टी20 उसका स्टार्ट नई चीज हुई थी। तो वो बता रहे हैं कि कितना कैपेबिलिटी उनकी टीम के अंदर मौजूद है। टी20 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट साइड्स आयरलैंड। अगर हम बात करें क्वालिफायर्स की बात करूं तो आपको जहां अफगानिस्तान नजर आता है, आपको वहीं आयरलैंड की टीम नजर आती है कि हमेशा टॉप ऑफ द लाइन वो नजर आती है। उनके बैट्समैन की बात करें, जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते हुए आए, कल नजर आया कि एग्रेसिव अप्रोच, जो बार बार हम इंटेंट की बात करते हैं, जो पाकिस्तान टीम में कमी महसूस होती है, वो आयरलैंड की टीम में आपको नजर आती है। लोग ये भी बात जरूर कर रहे हैं कि जी 250 स्कोर हो रहा है, चेज हो रहा है, लेकिन शायद उन लोगों को ये भी समझना चाहिए 250 स्कोर लीग के अंदर होता है। जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हो 250 स्कोर नहीं होता, वहाँ 140 भी 150 भी प्रेशर स्कोर होता है, आसान नहीं होता करना, क्योंकि वर्ल्ड कप स्टेज मैचेस हैं। यहाँ पर गलतियां बहुत है पाकिस्तान टीम के अंदर, इस चीज पे एग्री भी हूँ। बैटिंग की बात करते हैं कि जहां पर आपने इतने ज्यादा ओपनर्स जो उनसे अपने पास रखे हुए हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, आपका मिडल ऑर्डर आप उसको बिल्कुल ही आप नजरअंदाज कर चुके, आपको पता नहीं कि मिडल ऑर्डर के अंदर किस प्लेयर ने खेलना है, किसने नहीं खेलना। पेस बैटिंग की बात करें, पेस बैटिंग के अंदर कभी आप मोहम्मद आमिर को रेस्ट दे देते हो, कभी आपको चेंजेस करने लग पड़ते हो। तो बहुत सी चीजें इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर चल रही है। जो एक प्रॉपर स्क्वाड जो आपने वर्ल्ड कप के लिए लेके जाना है, मैं फिर उस चीज पे जोर दूंगा कि इस सीरीज के बाद आपका स्क्वाड फिर चेंज होगा। तो वैसे जिस तरह से अभी इमरान ने भी बात की, हार का भी जिक्र कर लें, एक मैच तो हम जीते हैं, तो 2024 में ये मेरा ख्याल है 11 मैचेस में 7वीं बार हम हारे हैं। और आयरलैंड की टीम से हारना, आपको क्या लगता है कि हमारे वर्ल्ड कप की तैयारी कितनी स्ट्रांग है? कैसे हारने के लिए वेकअप कॉल मैंने कहा ना, जब आप आयरलैंड की टीम से हारे तो एक वेकअप कॉल आपको है कि यार, अगर मैं पूरे ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं, आपने राइटली पॉइंट आउट किया, पाकिस्तान ने ऐसे टी20 साइड वन ऑफ द बेस्ट साइड्स जानी जाती थी दुनिया के अंदर, थी मैं कहूंगा, अब नहीं जानी जाती। जो हालात हमारे चल रहे हैं इस वक्त, बहुत सी चीजें जिस पे हमें वर्कआउट करने की जरूरत है। बाबर आजम बड़े कॉन्फिडेंट लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के अंदर हमें पता है कि पाकिस्तान टीम कितनी केपेबल है, हम वर्ल्ड कप जीत के आएंगे, अल्लाह करे कि आप जीत के आए, लेकिन जो चेंजेस और खास करके जिस ऑर्डर का बैट्समैन है उसको खिलाना बहुत जरूरी है आपके पास। ओपनर्स आपके पास, साइम अयूब पे मैं क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, लेकिन यार एक अगर आप साइम अयूब की कर लें थोड़ा, अब बनता है, तो आप नो लुक शॉट को इतना वो सर पे बिठा लिए कि आप ज्यादातर उसी एरिया के अंदर आप जहां पर स्लोअर बॉल रिसीव होती है वहीं अपना स्क्वायर लेग की तरफ हिट, डीप स्क्वायर लेग की तरफ हिट करने जाते हो, या मिड विकेट पे आप कैच आउट हो, ज्यादातर इनका पैराग्राफ वही नजर आपको आता है। मैं उस हक कि आप रिजवान और बाबर की जोड़ी को छेड़ते, आपने उसको छेड़ा, ठीक है, आप इनको लेके इनको चांसेस बहुत ज्यादा दिए। कि मिडल ऑर्डर की बात करें,
आपके पास उस्मान खान मौजूद हैं, वो ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाए। मैं बड़ा शौक था इस चीज में कि आपने दोनों मैचेस में उनको खिलाया ही नहीं आयरलैंड में, जहां पर आपने उनको कॉन्फिडेंस गेन करवाना था। आप उनको इस सिचुएशन में डालेंगे जहां पर आपको या तो डू एंड डाई सिचुएशन बन जाएगी या प्रेशर सिचुएशन होगी कि डू एंड डाई, जीतना या हारना है, आपने आयरलैंड के खिलाफ मैच खेलना है। तो एक प्रेशर सिचुएशन से गुजरता है। मिडल ऑर्डर की बात करें, अभी भी आपका अनस्टेबल मिडल ऑर्डर है। खुदा ना अगर बाबर जल्दी आउट होता है, रिजवान आपका जल्दी आउट होता है, फखर आउट हो जाता है, एक बात कर रहा हूँ, तो आपका मिडल ऑर्डर कौन लेके आगे चलेगा? आपको अभी तक कल हमने दो इतने सीनियर्स इकट्ठे हमने भेजे, वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी दोनों इकट्ठे कल चले गए वहां पे, उसके बावजूद टीम की परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ा। उनके जाने का कोई असर तो पड़ना चाहिए था। मोहसिन नकवी साहब भी गए, वजीर दाखिला भी और चेयरमैन पीसीबी दोनों इकट्ठे। देखिए, इस वक्त कोशिश तो पूरी की जा रही है कि पाकिस्तान टीम को कॉन्फिडेंस दिया जाए, चाहे वो वहाब रियाज की सूरत में हो। इस वक्त वो मौजूद है वहाँ पर। मोहसिन नकवी साहब खुद भी कल वहाँ पर के सीरियसनेस दी जा रही है कि वर्ल्ड कप आ रहा है, तो आपको आते हैं पूरी कौम की आपसे कि आप अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। क्या महज ये मैसेज देने के लिए मोहसिन नकवी साहब डबलिन चले गए और पहली हार पर इतनी जल्दी इस तरीके से उनका जाना जेब देता है उनको? इतनी जल्दी बहसियत तो चेयरमैन पीसीबी और इसके साथ साथ 2 वजारतें भी हैं उनके पास। देखिए, बड़ा मैं कंफ्यूज था कि 2 वजारतें हैं, पावरफुल है, जो इनके पास सीट है इस वक्त सबसे पावरफुल है। ही इज द राइट डिसीजन मेकर, से पूछना भी नहीं, राइट डिसीजन मेकर है कि हाँ करना है नहीं करना। लेकिन 2 चीजें यहाँ पर, अगर आप पूरे पाकिस्तान टीम के इस वक्त माहौल देखें, अल्लाह करे शायद मैं गलत हूँ, जब शाहीन को कप्तान बनाया गया था, आपको पता है तब भी वो गलत हुआ था। बाबर आजम को जिस तरीके से हटाया गया था तब भी वो गलत था। फिर अब शाहीन को जब उतारा गया तब भी वो गलत था कि आपने बड़ा स्टेबिलिटी क्रिकेट के अंदर जो सा टीम के अंदर पैदा की थी। कुछ हद तक मुझे लगता है कि शायद मोहसिन नकवी साहब इसी चीज को कवर करने वहां पर थोड़ा सा बैठने जाते हैं, लड़कों के साथ दिलासा देते हैं उनको कि रिलैक्स रहें, आपने टीम बन के खेलना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है, पाकिस्तान सबसे पहले आपके लिए। ये चीज शायद आज भी नजर आती है कि मोहसिन नकवी साहब इसको लेकर जहां इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, वहां पे एक मेरे लिए थोड़ा साया ऑफ रिलीफ ये था कि 194 रन को आप चेस करने, तकरीबन 10 रन पर ओवर से आप उतरे हैं और आप 2 विकेटें 13 रन पे गवा बैठे हैं, जिसमें एक बाबर आजम भी है। उसके बावजूद टीम का कमबैक करना एक बड़ा मेरे लिए खुशाइन भी था एक लिहाज से, कि जब आपके जहन में ये हो कि नहीं हमने ये मैच किसी सूरत नहीं हारना, हमने ये सीरीज किसी सूरत नहीं हारनी, देन यू मेक अ कमबैक और फिर आप फाइनल तक ले जाते हैं और अच्छा कंफर्टेबली जीत भी सकते हैं। तो ये कम से कम एक प्लस भी था कल के मैच में। वैसे देखें, प्लस पॉइंट्स तो हैं। मैंने कहा ना कि सबसे ज्यादा जीत भी इस वक्त बाबर आजम के पास ही मौजूद है। ऐसा कैप्टन का उन्होंने रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, 45 के करीब है वो जीत हैं। अगर बात करूं टीम यूनिट की, तो एक चीज आप भी शायद इससे एग्री करेंगे कि जब आप वर्ल्ड कप या बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर जाते हैं तो आप 2 प्लेयर्स के ऊपर नहीं चलते कि रिजवान और बाबर ही परफॉर्म करके देंगे तो हमारी टीम आगे लेके चलेगी। 1-2 मैचेस के अंदर हो सकता है, शायद एक सीरीज के अंदर भी हो जाए, वो बड़ा कम होता है कि आप एक सीरीज के अंदर भी ऐसा हो। जब वर्ल्ड कप में आप जाते हो तो आप टीम यूनिट बन के जाते हो। मैं इस बार पे हमेशा जोर देता रहा हूं कि यार बाबर और रिजवान के जो हमने एक माइंडसेट बना लिया ना हमारी टीम ने, यहाँ मैं ऐसा व्यूअर यार ये 2 परफॉर्म करेंगे तो अगली टीम लेके हमारी जो सी टीम आगे चलेगी। नहीं है भाई, आप 2 प्लेयर्स के आगे नहीं घूम सकते, आपको बाबर आजम को दिमाग से निकालना पड़ेगा, आपको टीम यूनिट बन के जीतना है। आप एक प्लेयर हमेशा नहीं जीत सकते हो, आपको निकल के टीम यूनिट बन के खेलना है। यहाँ पर मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि टीम वर्ल्ड कप से पहले इसमें चेंजेस होंगी। आमिर जमाल वापस आएगा, आई डोंट नो कि हारिस को ये वापस लेके आते नहीं लेके आते, लेकिन गल हो गई है वैसा। अच्छा वैसे आप जिस तरह से अभी बैटिंग लाइन की तो हमने बात की है, बॉलिंग पे भी जरा कमेंट करें, क्या क्या तब्दीलियों की जरूरत है और कहां कमियां देखी आपने? देखिए, आपने यूएस के अंदर वर्ल्ड कप खेलना है और अब तक जो खबरें आ रही थी वो यही है कि ड्रॉप इन विकेट्स हैं, वहां पर थोड़ा सा बॉल जोन्स है वो स्पिनर्स को ज्यादा डोमिनेट करेगा। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, इंडिया की टीम आप देख लें 4 स्पिनर्स उठा के लेके जा रही है। आप दूसरी टीम्स को देखिए, उन्होंने ज्यादा उनको फोकस किया है। जो लड़के, मैं सबसे ज्यादा हैरान था साउथ अफ्रीका पे, वेंडरसन एक तगड़ा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, मैं उसको कंपेयर गिब्स के साथ करता हूँ कि उसने कमी में पूरी की है, लेकिन उसको उन्होंने ड्रॉप किया, वो परफॉर्म नहीं कर रहा था। एक और लड़का वहां पर लेके आया, हेनरिकस उनकी टीम में मौजूद है। तो आपको डिसीजन वो लेनी पड़ती है जो राइट पीक लड़के ने पकड़ी हो, फॉर्म के अंदर हो, ताकि वर्ल्ड कप के अंदर जा सके। स्पिन बॉलिंग यूनिट है, उसामा अमीर आपका टॉप का स्पिनर था पीएसएल के अंदर, आपने उसको टीम से ड्रॉप किया, रीजन क्या है किसी को कोई पता नहीं। आप इमाद वसीम, वो तो एक ऑलराउंडर की हैसियत से आते हैं, शदाब खान भी एक ऑलराउंडर थे। जेन्युइन स्पिनर की अगर बात करो, इब्रार के अलावा आपके पास कोई भी मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा राइट, मैं चाहता हूँ टाइम, सॉरी टू कट यू, टाइम कम है। जेम्स एंडरसन की अगर बात ना करें तो बड़ी ज्यादती होगी। व्हाट अ एरा, व्हाट अ गेम, व्हाट अ प्लेयर इंग्लैंड हैज सो फार प्रोड्यूस्ड। 41 साल की उम्र, 700 विकेटें, ब्रिलियंट। मैं चाहता हूँ इन लास्ट 40 सेकंड्स प्लीज कमेंट करें आप। रिटायर हो जो रिकॉर्ड है लिटरली अनब्रेकेबल है, क्योंकि जितनी क्रिकेट आपको पता तेज हो चुकी है और ज्यादा T20 हो चुकी है, रेड बॉल पे इस दफा ज्यादा लड़के फोकस करते नहीं है, दिस इज अनब्रेकेबल रिकॉर्ड। और जिस तरीके से एंडरसन का अगर बात करूं तो
जब आए थे इंग्लैंड टीम में नए, मुझे याद है उनको ज्यादा रेट किया जाता था व्हाइट बॉल क्रिकेटर एज कम्पेयर टू रेड बॉल क्रिकेटर। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को रेड बॉल क्रिकेट के अंदर यूटिलाइज किया इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड ने उनको यूटिलाइज किया, इस एज के ऊपर जाके इतना फिट अपने आप को रखना, नो डाउट लॉस है सीरियसली। 41 इयर्स ऑफ एज, ऐसा फास्ट बॉलर आपकी जो बॉडी है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है, ऐसा फास्ट बॉलर 32 के बाद थोड़ा सा डिक्लाइन होती है, लेकिन अब फिट रखना 42 इयर्स ऑफ एज पे जाके फिर उसके बाद 700 प्लस विकेटें लेना, मैं कह रहा हूँ इस एरा के अंदर ये अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है, क्योंकि T20 इतनी ज्यादा हो चुकी है, टेस्ट क्रिकेट होती कोई नहीं, इतनी ज्यादा लड़के इसको फोकस नहीं करते। हैट्स ऑफ, ही विल बी मिस्ड। और इंग्लैंड को जो एक सीजन जो एक रेड बॉल क्रिकेटर था उसकी इंग्लैंड इज गोना मिस हिम फॉर श्योर। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। क्रिकेट इज गोना मिस जेम्स एंडरसन, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है, द काइंड ऑफ बॉलिंग एक्शन विद द टाइम उन्होंने उसको उसके अंदर जो क्लास लेकर आए हैं, दैट इज अनमैच्ड। थैंक यू वेरी मच सैयद अवैस क्रिकेट के ऊपर सिल कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट की भी हमने बात की, कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट को भी टच किया। लेट्स होप फॉर गुड, अब तीसरा मैच जीतें